Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 1 हमारी भाषा, पाठ 2 वर्ण विचार तथा मात्राएं, पाठ 3 शब्द विचार वाक्य विचार का दोहरान करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम दोहरान करेंगे पाठ 1 का। उसके लिए आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पृष्ठ संख्या 3 खोलेंगे। वहाँ है पाठ 1 हमारी भाषा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मन के विचारों को या भावों को प्रकट करने का साधन क्या होता है? भाषा होती है। तो भाषा के कितने रूप हो सकते हैं बच्चों? 2 रूप, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक होती है हमारी मौखिक भाषा। कौन सी होती है? मौखिक। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर या सुनकर। जब हम विचारों को बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा है। दूसरा है हमारा लिखित। कौन सा है? लिखित भाषा, अर्थात लिखकर या पढ़कर। तो लिखकर या पढ़कर जो है वह विचारों को व्यक्त करना लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब पृष्ठ संख्या 4 पर आएंगे। हमारी भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है बच्चों? हिंदी है। हम सभी जानते हैं क्योंकि हमारे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। इन्हीं से सारी भाषाओं की उत्पत्ति होती है। पृष्ठ संख्या 5 पर आप देखेंगे कि संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी, ये 4 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। इसके अलावा अंग्रेजी की लिपि रोमन तथा उर्दू की लिपि फारसी है। तो बच्चों, भाषा को शुद्ध रूप में अगर हमें बोलना है, लिखना है या पढ़ना है तो उसके लिए हमें किसका ज्ञान आवश्यक है? व्याकरण का। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपकी पुस्तक के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले आप पृष्ठ संख्या 5 पर आएंगे। वहाँ है आपका प्रश्न 1, सही उत्तर लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको कोष्ठक में 3 विकल्प दिए हैं, उनमें से सही छांटकर आपको लिखना है। एक दूसरे के विचारों को जानने का साधन रिक्त स्थान है। क्या होता है? लिपि, भाषा या वर्ण? भाषा, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि क्या होता है वो? भाषा। प्रश्न नंबर 2, मौखिक और रिक्त स्थान भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से होते हैं? व्याकरण, लिखित या पठित? लिखित भाषा, जो भी हमने अभी पढ़ा था कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। उसके बाद है भाषा के शुद्ध रूप की पहचान रिक्त स्थान से होती है। अभी मैंने बताया था किससे होती है? व्याकरण, लिपि या शब्द। व्याकरण से जो है सही शुद्ध पहचान हमारी होती है भाषा की। तो यहाँ पर आएगा हमारा व्याकरण। भाषा के लिखित चिन्हों को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं लिखित चिन्हों को? शब्द, लिपि या वर्ण? हम कहते हैं उसे लिपि। तो भाषा के लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में होते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम रिक्त स्थान है। गुरुमुखी, रोमन या देवनागरी? मैंने अभी बताया था कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। तो इसमें आएगा देवनागरी। अब बच्चों, अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 6 पर आएंगे हम। वहाँ है हमारा प्रश्न नंबर 2। यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 में आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं। चित्र देखकर भाषा के सही रूप पर सही चिन्ह लगाइए। यहाँ आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, उसके नीचे आपको भाषा का रूप दिया हुआ है। तो चित्र के अनुसार आपको देखकर ये बताना है कि वो कौन सी भाषा है। जैसे पहली भाषा में हमें दे रखा है लिखित या मौखिक। तो आप देख सकते हैं कि जो है बच्चा जो है अपनी माँ से बात कर रहा है, तो जब बोलना है तो कौन सी भाषा हो गई है? मौखिक। दूसरे चित्र में एक आदमी कुछ लिख रहा है, तो लिखित या मौखिक? लिखित भाषा। तीसरे में आप देख सकते हैं कि हमें 3 विकल्प दिए हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भिखारी जो है संकेतों से अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर आएगा सांकेतिक। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर।
सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनमें आपको सही के आगे सही का चिन्ह लगाना है और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे हमारा पहला वाक्य है, हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। मैंने अभी बताया था कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। तो ये वाक्य क्या हुआ? गलत। तो यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है। मैंने अभी बताया था कि इसकी लिपि देवनागरी होती है, तो ये सही है, तो सही का चिन्ह लगाएंगे। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे कम है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, बिल्कुल सही है ये, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। और गुजरात हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, तो ये भी सही है, क्योंकि वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती बोली जाती है। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 4 पर, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि प्रश्न नंबर 4 में आपको एक तरफ जो है जगह राज्यों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ वहाँ बोले जाने वाली भाषा का नाम दिया है। जैसे पहला आपको दे रखा है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने लाइन खींचकर यहाँ पर बताया है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी, तो यहाँ पर भी हम रेखा खींचकर इसका मिलान करेंगे। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? तमिल, तो यहाँ रेखा खींचकर मिलान करेंगे। उड़ीसा में उड़िया और बंगाल में बंगला। आप यहाँ रेखा खींचकर भी इनका मिलान कर सकते हैं और चाहें तो आप ये क ख ग घ अड़ भी इधर लिख सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम पाठ 2 वर्ण विचार तथा मात्राएं का दोहरान करेंगे। इसके लिए आप अपनी पुस्तक कनक के पृष्ठ संख्या 7 को खोलेंगे। वहाँ पर है पाठ 2 वर्ण विचार तथा भाषाएं। तो बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? जो हमने पहले भी पढ़ा है, वर्ण होते हैं हमारे 2 प्रकार के। एक होता है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर जो होते हैं बच्चों वो संख्या में होते हैं 11 और बाकी के जो होते हैं 33 वो होते हैं हमारे व्यंजन। अब आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 पर देखेंगे, सबसे पहले आ रहा है स्वर। स्वर जो होते हैं उनको हमें किसी की सहायता से बोलने की ज़रूरत नहीं होती और ये होते हैं हमारे अ से लेकर के औ तक, ये सभी स्वर कहलाते हैं। इसके बाद आप आएंगे पृष्ठ संख्या 8 पर, वहाँ है व्यंजन। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अगर हम बोलें क, तो उसके अंत में किसकी आवाज़ आ रही है? अ की, तो हमें यहाँ पर किसकी सहायता हुई? स्वर की। इसीलिए हमें उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क से लेकर के ह तक हमारे ये सभी व्यंजन होते हैं। इसके अलावा ड़ और ढ भी जो हैं वो हमारे अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों जब स्वर और व्यंजनों को हम एक साथ लिखते हैं सही क्रम में, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो किससे बनते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आधा क और श मिलकर बन गया हमारा श। ये हमारा संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना, 2 वर्णों से मिलकर बना है, जैसे कि कक्षा। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार है हमारा ज, जो कि है आधा ज, और इय, इसे हम इय कहते हैं। इससे बनता है हमारा य, जैसे कि ज्ञानी। उसी प्रकार आधा त और र मिलकर बनेगा त्र, जैसे कि मित्र। और उसके बाद है हमारा आधा श और र, जो हम देखते हैं श, जैसे कि श्रम। तो ये हैं हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। कुछ अतिरिक्त व्यंजन भी, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं बच्चों, जैसे कि आधा प प्लस य। अब यहाँ देख सकते हैं इसे कहते हैं हम पाई। इसको हटाने पर जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पय, जैसे कि प्यास या प्याज। इसके अलावा जैसे तथ, आधा त और थ, जैसे वो भी हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके अलावा एक व्यंजन होता है जिसमें हमारी अंत में
गुंडी लगी होती है, जैसे कि क, ये गुंडी है, इसकी गुंडी को हम हटा देते हैं और ये अगले वाले वर्ण से जुड़ जाता है। कक, जैसे कि पक्का। उसके बाद है हमारा बिना पाई और बिना गुंडी वाले वर्ण, जैसे कि ट। ट में ना पाई होती है न ही गुंडी होती है, तो बन गया टट। तो ये क्या बना? पट्टा। इस प्रकार और भी कई सारे व्यंजन होते हैं जिनको जोड़ करके हम शब्द बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ और वर्ण हैं, जैसे कि अनुस्वार, जिसे हम अंग बिंदी भी कहते हैं। अंग बिंदी लगाते हैं हम शब्दों के ऊपर, जैसे बंदर, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। एक होता है हमारा अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे कि चांद, जो हम ऊपर इस तरह चंद्र बनाकर बिंदी लगा देते हैं, ये कहलाता है चंद्र बिंदु। और एक होता है विसर्ग। इस प्रकार हम वर्ण के अंत में 2 बिंदियां लगा देते हैं, इसे हम विसर्ग कहते हैं, जैसे प्राय। ये हो गए हमारे अतिरिक्त व्यंजन। बच्चों, स्वर जो होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं, जिसमें से अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। इन्हीं स्वरों की मात्राओं को हम व्यंजन में लगा करके व्यंजन को पूर्ण करते हैं। अब बच्चों, यहाँ हम मात्राएं देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है, ये पहले से भी सभी व्यंजनों में पाया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कल, इनमें कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? अ। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम आ की मात्रा। आ की मात्रा के लिए हम ये डंडा लगाते हैं, जैसे कि आम, यहाँ हमने डंडा लगाया, या फिर काला, दोनों में ही आ का डंडा है। ई, ये छोटी की मात्रा है बच्चों, इसलिए इसे हम जल्दी बोलते हैं ई, जैसे कि किसान, या फिर हम देख सकते हैं किताब। ये बड़ी ई की मात्रा है, इसे ई करके हम बोलते हैं, थोड़ा खींच कर बोलेंगे ई, जैसे कि लड़की। और झील, ये है छोटे ऊ की मात्रा, जिसे हम यूं घुमाकर लगाते हैं, जैसे कि पुल या फिर कुल। उसके बाद है बड़े ऊ की मात्रा, इसे हम उल्टा घुमा करके लगाते हैं, जैसे कि उल्लू और पूल। इसके बाद है बच्चों री की मात्रा, ये नीचे घुंडी की तरह लगाई जाती है, जैसे वृक्ष, कृपा। ए, छोटा ए, इसकी एक ही मात्रा लगती है, जैसे मेला, केला। आए, यहाँ हम छोटे ए वाली 2 मात्राएं एक साथ लगाते हैं, जैसे कि मैला, जैसा। ओ, छोटे ओ की मात्रा आप यहाँ देख सकते हैं, छोटे ओ में छोटे ए और आ का डंडा आता है, जैसे कि गोल या फिर पोल। फिर है औ की मात्रा, यहाँ पर बड़ा ए वाली 2 मात्राएं आती हैं और एक आ का डंडा आता है, जैसे कि कौन और मौन। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि हम इन मात्राओं को लगा करके शब्द कैसे बनाते हैं और उन शब्दों के वर्णों को किस तरह अलग करते हैं। तो बच्चों, अब हम वर्णों को पहले अलग अलग वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प, इसके नीचे हमने जो ये डंडा लगाया है ये कहलाता है हलंत। इससे हमें ये पता चलता है कि वर्ण जो है आधा है। उसके बाद हम लिखेंगे ए, द, हलंत, दन, अ, धन, ल, हलंत और अ। अब हम यहाँ पर इस मात्रा को जोड़ेंगे। जैसे प पर कौन सी मात्रा लगानी है हमें? बड़े ए की, तो ये बन गया हमारा बड़े ए की मात्रा।
द में अ जोड़ा तो वर्ण हमारा पूर्ण हुआ, और ल में भी हमने अ जोड़ा तो वर्ण हमारा पूर्ण हो गया, तो शब्द बन गया पैदल। अब हम बात करते हैं शब्द को अलग अलग करके लिखने की। जैसे हमारा शब्द है, वर्णों को अलग करना है हमें, तो शब्द हमने लिखा चिड़िया। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से वर्ण हैं। च, उस पर हलंत लगाया हमने, र, उस पर भी हलंत लगा दिया, और य, इस पर भी हमने हलंत लगा दिया। तो हमारी जो है यहाँ से हमने वर्णों को आधा कर दिया। अब इसमें मात्रा देखेंगे। पहले च में मात्रा है छोटी ई की, ड में भी मात्रा है छोटी ई की, और य में है मात्रा आ की। तो ये हमने कर दिया वर्णों को अलग अलग। तो आ गया बच्चों समझ में। हम वर्णों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और उन्हें जोड़ करके शब्द भी बना सकते हैं। पुस्तक की अभ्यास कार्य पर आएंगे। उसके लिए आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 12 खोलेंगे, वहाँ पर आपको अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चित्र देखकर शब्दों के वर्ण अलग अलग कीजिए। जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग किए हैं, ऐसे ही हमें अलग करने हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला चित्र जो है आपको दे रखा है शेर का। तो शेर का जो चित्र है उसमें हम शेर का वर्ण जो है अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे श हलंत धन ए, धन र हलंत धन अ। तो इस प्रकार इसके वर्ण जो हैं वो अलग अलग हो गए, और इस प्रकार आप बाकी के शब्दों के वर्ण भी अलग अलग करके लिखेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। वर्णों के मेल से बने शब्द लिखिए और उन्हें चित्रों से जोड़िए। अब ये जो प्रश्न है पहला, उसका उल्टा वाला है ये, मतलब अब हमें वर्ण जो है जोड़ करके शब्द बनाना है। जैसे कि हमें दे रखा है क हल धन ई, धन त हल धन आ, धन ब हल धन अ। तो बन गया हमारा किताब, और इस किताब को हम यहाँ किताब के चित्र से रेखा खींच करके मिलान भी कर देंगे। तो इस प्रकार आप बाकी के प्रश्नों को भी पूर्ण करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न 3 की। सही स्थान पर अनुस्वार अर्थात अंग बिंदी या चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं, वो हमें लगाना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमें दे रखा है चाँद। तो चाँद पर क्या आ जाएगा हमारा, चाँद पर क्या आता है चंद्र बिंदु। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चाँद, चंद्र बिंदु लगा दी हमने। उसके बाद है बंदर, तो ब पर आएगा हमारा अंग बिंदी, और हमने वहाँ लगा दी अंग बिंदी। इस प्रकार जो है आप बाकी के शब्दों को भी पूर्ण करेंगे। अब पृष्ठ संख्या 13 पर आएंगे। वहाँ है प्रश्न 4, जहाँ र के प्रयोग से बने 2-2 शब्द बनाने हैं। पूरा र, आधा र, और आधा र जो पूर्ण र वर्ण पर लगता है। जैसे कि पहला है पूरे र का शब्द, जैसे रथ या फिर राम। आधा र जैसे कि सूर्य या शर्म, और एक र जो हम पूर्ण वर्ण पर लगाते हैं, जैसे कि प्रकाश या फिर ग्रह। अब है प्रश्न 5, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। कोष्ठक में आपको 2 विकल्प दिए हैं, उनमें से सही शब्द आपको रिक्त स्थान में भरना है। जैसे पहला है हमारा, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई रिक्त स्थान है। कौन सी होती है, वर्ण या चिन्ह? तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, तो वहाँ हम लिखेंगे वर्ण। स्वरों की संख्या रिक्त स्थान है कितनी है, मैंने अभी बताया था 10 या 11। हमें पता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। यहाँ हमें इसे हिंदी में लिखना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप बाकी के रिक्त स्थान भी पूर्ण कर सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या 6, दिए गए संयुक्त व्यंजनों से 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ संयुक्त व्यंजन आपको दिए हुए हैं, उनसे आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। उसमें से एक शब्द आपको पहले से ही दिया हुआ है, जैसे द, आधा द और य। जैसे कि विद्या, तो विद्या से बन गया हमारा विद्यार्थी, या दूसरा शब्द है हमारा उद्यान। प, आधा प और य, पय, पय से बना हमारा प्यास और प्याज।
इस प्रकार आप बाकी के शब्द भी पूर्ण करेंगे। बच्चों, अब हम पाठ 3 का दोहरान करेंगे। पाठ 3 शब्द विचार, वाक्य विचार। इसके लिए आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 15 खोलेंगे। वहाँ पर है पाठ 3 शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, अभी हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था और वर्णों से मिलकर बने शब्दों के बारे में हमने पढ़ा है। तो वर्णों का वह समूह जिनको मिलाने से एक शब्द बनता है, जिसका अर्थ निकलता हो वही शब्द कहलाता है। जिसका अर्थ न निकले वो शब्द नहीं होता। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क म ल, ये है हमारा कमल। तो ये क्या है? हमारा शब्द है, क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है। कमल जो है क्या होता है? फूल होता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह पर इसे बना दें लकम, तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, तो ये शब्द नहीं है। शब्द कौन सा है? ये है। तो वर्णों के मेल से शब्द बनता है, लेकिन उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वर्ण शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है समानार्थक शब्द, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द, जिन्हें हम पर्यायवाची भी कहते हैं, अर्थात जिनके अर्थ समान होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं फूल, और फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। तो ये क्या हुए? समानार्थक शब्द। उसके बाद है विलोम शब्द, अर्थात कि उल्टे शब्द, जिनका अर्थ उल्टा निकलता हो। जैसे कि आना और जाना। आना का उल्टा क्या होगा? जाना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ है वाक्यांश को या शब्दों के समूह को छोटा करके लिखना। जैसे कि जो रोगी का इलाज करे, हम उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर। तो हम रोगी का इलाज करने वाले की जगह पर, इतने सारे वाक्यांश की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एक शब्द डॉक्टर। तो ये हमने उसे संक्षिप्त में लिख दिया। उसके बाद है समूहवाची शब्द, अर्थात एक किसी भी चीज़ के लिए, एक पूरे समूह के लिए किसी शब्द का प्रयोग करना। जैसे कि फूलों का गुलदस्ता, बहुत सारे फूल हैं, उनका समूह है, उसको क्या कहेंगे हम? फूलों का गुलदस्ता। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इस प्रकार जो है शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों वाक्य की। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि वर्ण को मिलाकर के शब्द बनता है, उसी प्रकार जब हम शब्दों को सही क्रम में रखते हैं तो उससे वाक्य बनता है। जिस प्रकार शब्द का अर्थ निकलना ज़रूरी है, उसी प्रकार वाक्य का भी अर्थ निकलना ज़रूरी है, वरना वो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैदान, बच्चे खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये वाक्य सही है? नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें कि मैदान क्या है, कुछ नहीं है। तो यह वाक्य हम कैसे लिखेंगे कि मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। तो ये वाक्य क्या हो गया? सही वाक्य हो गया है। ठीक है बच्चों? तो क्योंकि इस वाक्य का पूरे का एक अर्थ निकल रहा है, इसीलिए ये वाक्य क्या है? सही वाक्य है, ये वाक्य है। लेकिन जब वाक्य में अर्थ ठीक से नहीं निकलता, वो वाक्य कैसा होता है? गलत वाक्य होता है। तो अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 17 पर आएंगे। वहाँ आपको मिलेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, चित्र देखकर वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, कुछ चित्र आपको दिए हुए हैं और इन चित्रों के यहाँ पर कुछ शब्द भी दे रखे हैं, लेकिन इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। हमें चित्र के अनुसार इन शब्दों को सही करके लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ताबकी, ताबकी कोई शब्द नहीं होता, उसका सही शब्द क्या होगा? किताब। इसी प्रकार आप बाकी के चित्र देखकर भी जो हैं इन शब्दों को सही लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर कुछ सही शब्द सही हैं और कुछ गलत हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिनमें से कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। उनमें से सही को छांट करके सही वाली जगह पर लिखना है और गलत को छांट करके गलत वाली जगह पर लिखना है। जैसे कि हम पहला शब्द पढ़ें पंजाब,
जो कि एक सही शब्द है उसे हमने सही वाली जगह पे लिख दिया है, और चिन्ह जो है वो गलत शब्द है इसलिए हमने उसे गलत वाली जगह पर लिख दिया है। इस प्रकार बाकी के शब्दों को भी छांट के लिखेंगे। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। आपको यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं और उनसे जो है आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ वाक्य बनाए हैं वैसे ही हमें वहाँ पर भी वाक्य बनाने हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है कोयल, तो कोयल कैसी होती है? कोयल काली होती है, तो हम वाक्य बना सकते हैं कोयल काली होती है। ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हम वही वाक्य बनाएं जो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी वाक्य बना सकते हैं, परंतु वाक्य जो है सही होना चाहिए और उसका अर्थ जो है वह सही निकलना चाहिए। इस प्रकार आप बाकी के शब्दों से भी वाक्य बनाएंगे। अब आप आएंगे अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 18 पर। वहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4, दिए गए शब्द समूह को सही क्रम में रखकर वाक्य पुनः लिखिए। आपको यहाँ पर चित्र भी दे रखे हैं और कुछ वाक्य भी दे रखे हैं, शब्द समूह दे रखा है। इस सब शब्द समूह को सही तरीके से सही क्रम में जमा करके वाक्य सही हमें बनाना है। जैसे कि हम पहला देख सकते हैं, भालू काला रहा है नाच। अब इसका तो कोई अर्थ निकला ही नहीं, तो जब अर्थ नहीं निकला तो ये क्या नहीं हुआ, हमारा वाक्य नहीं हुआ। तो सही वाक्य क्या होगा? काला भालू नाच रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे काला भालू नाच रहा है। तो ये बन गया हमारा सही वाक्य। इस प्रकार हम बाकी के वाक्यों को भी पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका दोहरान इसी प्रकार करेंगे। हम इन तीनों पाठों के वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें अच्छे से और देखिए और उसी के अनुसार इन पाठों का दोहरान कीजिए। धन्यवाद।